हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। हमने फर्स्ट लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट का रोड मैप देखा था या सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखा था कि मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या और सिलेबस को पढ़ना क्या क्या और किस फॉर्मेट में हमने पढ़ेंगे। और उसी इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद हम लोग आइए मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में मोल कॉन्सेप्ट है क्या। चूँकि आप बुक में देखोगे ना तो इस चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मोल इस चैप्टर का एक टॉपिक है जिसको वहाँ पर पढ़ना होता है। इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप जब क्लास 11th में देखते हो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी कहा है कि दो चैप्टर का नाम आता है सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो फिजिकल का सबसे बेसिक चैप्टर होता है, और दूसरा एक और चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक का बेसिक चैप्टर है, जिसको हम जीओसी या आप कह सकते हो आयुपैक नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ते हैं और इससे फैमिलियर होते हैं। इस चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या है कि यहाँ पे साइंस का एक ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसको हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते किसको है, तो किसी भी मैटर को पढ़ते हैं या किसी भी वैसे सब्सटेंस के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है कि व्हाट इज मैटर। अब केमिस्ट्री जब भी आते हैं ना तो ब्रांच ऑफ साइंस, इसमें आप एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड इसी को पढ़ते हो ना। तो ये चीज़ हम अब एक डिस्कवर्ड साइंस को पढ़ते हैं तो हमें पता है एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है। स्टार्टिंग अर्ली डेज में लोगों को एटम नहीं पता थे ना, नाम भी तो एटम किसी ने पहले दिया होगा। अब जब मान लो कि जब तुम पैदा ली होगी तो तुम्हारा नाम तो ऐसा नहीं था ना कि पैदा लिया और लोगों ने नाम लेके बैठे हैं चलो ये बच्चा पैदा और इसका नाम डाल देंगे। जो भी तुम्हारा रिचुअल कल्चर है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जन्म तिथि के हिसाब से कुछ अल्फ़ाबेट निकलते, उससे तुम कुछ अच्छा नाम रखते हो। तो साइंस में भी तो वही हुआ होगा। तो स्टार्टिंग में साइंस स्टार्ट कहाँ से हुई, यही एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है। और यहीं पे कुछ बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स को सिंप्लीफिकेशन कैसे करें। और फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मोल कॉन्सेप्ट, एक नए यूनिट को पढ़ते हैं। मोल बेसिकली क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप में एक यूनिट है। ये चैप्टर पता नहीं क्यों बच्चों के मन में हमेशा से एक डर होता है कि ये चैप्टर डिफिकल्ट होता है। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों डिफिकल्ट होता है। शायद इसलिए भी होता होगा कि इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरी नहीं है लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। और क्या ये भी कहते हैं कि जिसका मोल कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ ना उसका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा होता है, चाहे वो चैप्टर क्लास 1 से हो या क्लास 12 से हो। बिना मोल के फिजिकल आप पढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये बेसिक है केमिस्ट्री का जिसको हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा बनते हैं तो हमें हर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसी एक मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ाना पड़ता है। जैसे फिजिक्स में काइनेमेटिक्स अपने आप में एक छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी कुछ नहीं है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा है। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी यही है, एक मोल कॉन्सेप्ट। आज आप स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से कि कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है, एक वर्ड है मैटर। एक वर्ड क्या है, मैटर। अब तो मैटर, अब ऐसे केमिस्ट्री में तुम समझते हो कि मैटर क्या डिफिनेशन से, लेकिन एक बहुत कॉमन वर्ड मैटर, मैं तुमको एक सीन बताता हूँ, तुमको समझ में आया होगा। जब भी तुम अपना स्कूल डेज याद करो, कभी कभी किसी के पेरेंट्स स्कूल में दिख जाए और बच्चा क्लासरूम में और क्लास का स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ या प्यून बच्चों को बुलाने के लिए आ जाए कि तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। देखो तुम्हारे स्माइल से पता चला कि तुम्हें इसी सीन समझ में हो गया। बिना सोचे हर बच्चों को पता चल जाता है कि इसका कुछ ना कुछ तो लफड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ तो मैटर हुआ रहेगा। ये तुम स्कूल में जो देखो बच्चा, मतलब एक नॉर्मल रूटीन से बच्चों ने कुछ तो अलग किया होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कुछ तो मैटर रहा होगा। दो लोग के आपस में लड़ते पार्किंग में देख लो तो कहते हैं अरे इसका कुछ ना कुछ मैटर चल रहा है। नॉर्मल से कुछ अलग हुआ, उसको क्या बोलते हो, मैटर। उसी इंसिडेंट को तुम नाम दिए ना मैटर। साइंस में वैसा ही कुछ बोलते हैं जिसको तुम देख सकते हो या जिसको तुम महसूस कर सकते हो। जैसे मेरे हाथ में पेन है, तुम इसको देख पा रहे हो लेकिन तुम मेरी आवाज़ को देख पा रहे हो क्या, लेकिन तुम कानों से सुन करके महसूस कर पा रहे हो। बोलो है ना। तुम्हें समझ में अब मेरी बातें आ रही है नहीं आ रही है, ये काइंड ऑफ ये भी तुम महसूस कर पा रहे हो। चाहे मेरी आवाज़, चाहे मेरा वे ऑफ टीचिंग, चाहे ये पेन, हर कुछ किसका हिस्सा हुआ, मैटर। जरूरी नहीं कि तुम हमेशा मैटर को महसूस ही कर सकते हो। इमोशन वो भी एक मैटर ही है। बोलो हाँ ना। तो वैसे सर इस ब्रह्मांड का कोई भी चीज़ जिसका कोई शेप हो, कोई साइज हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और इसी मैटर को हम लोगों को पढ़ना है। और मैटर को ही रिप्रेजेंट करने के लिए आगे एक यूनिट आ जाएगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोल। पक्की बात। यही सबसे पहले कहानी स्टार्ट ही होते हैं कि देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस विच कैन सी और फील। या तो तुम छू सकते हो या महसूस कर सकते हो। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड क्या बेटा,
मैटर। फिर अलग अलग लोगों ने मैटर को अलग अलग लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की कि मैटर होते क्या है। फिर बात आई कि ये तो मैटर समझ में आया कि ये पेन है, तो ये पेन किससे बना होगा? इसका कोई एक्सटर्नल कवर होगा, इसका टिप होगा, कोई लीड वगैरह होगा, तभी तो ये बना होगा ना। अगर मान लो ये रिमोट है तो इसके अंदर इसका एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा व्हाइट कलर जो इसको शेप दे रहा होगा, इसके बटन होंगे, डिस्प्ले होंगे, बैटरी होगा, ये सब चीज़ मिल करके इस रिमोट को बनाया होगा, ये भी एक मैटर है। तो जितनी भी चीज़ इस मैटर में है, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में है, वो किसी ना किसी चीज़ से क्या होगा, मिल करके बना होगा। बोलो है ना। फिर देखते हैं कि मैटर का कंपोजिशन क्या होता है। तो फिर लोगों ने क्या कहा, एक वर्ड आती है हिंदू माइथोलॉजी में या संस्कृत में, पंच तत्व। तुमने देखा भी होगा, कई सारे मूवी का डायलॉग भी, एक मूवी है थी सुपर 30 जिसमें ऋतिक रोशन हीरो है, उसे ही कहते हैं, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, मिट्टी से आए थे मिट्टी में मिल जाओगे। इसलिए हिंदू माइथोलॉजी में जब हम मरने के बाद किसी का अंतिम संस्कार करते हैं ना, तो उसको जलाते हैं और बचे हुए अस्थियों को कहाँ बहाते हैं, गंगा में, पानी में बहाते हैं। और ये पंच तत्व में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती है, देखो डायग्राम से मैं तुमको समझा देता हूँ। आग, पानी, हवा, पृथ्वी एंड आकाश, यही 3 चीज़ें। जब किसी बॉडी को तुम जलाते हो तो एक ही चीज़ वहाँ पे नहीं मिल पाती है, क्या बेटा, पानी। आग मिल जाता है, हवा मिल जाता है, ज़मीन मिल जाता है, आसमान मिल जाता है, 4 चीज़ मिला। दूर किससे रहता है, पानी से, तो फिर अस्थियाँ को पानी में बसाते हैं। कि हर चीज़ें हिंदू माइथोलॉजी में ये कहा गया है कि यही 5 चीज़ से मिल के बनी है और डिकम्पोज भी यही 5 चीज़ों में होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पंच तत्व। तो जो इंडियन फिलोसफर थे उनका ये कहना था कि इन 5 चीज़ों से हर चीज़ मिल करके बनी हुई है और जब डिकम्पोज भी होगी तो चीज़ों में। लेकिन हर रीजन में जलाया तो नहीं जाता है, बोलो हाँ है ना। तो फिर वो पंचतत्व कैसे हुआ, ये तो एक मैथोलॉजिकली बात हुई। तो फिर साइंटिफिक लोगों ने क्या कहा कि जितने भी मैटर होते हैं, फिर एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था कनद ऋषि, ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही नाम दिया कि जितने भी मैटर है वो सबसे एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। किससे मिलके बने हुए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हुए, जिसको तुम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। मतलब सबसे छोटा अगर कुछ है जिससे दुनिया में हर चीज मिलके बना हुआ है, वो क्या है, परमाणु है। जिसको आज के टाइम में तुम एटम जानते हो ना, कनद ऋषि ने उसी को क्या नाम दिया था, परमाणु। आज के टाइम हम लोग एटम और मॉलिक्यूल बोलते हैं, इससे पहले हम उसको परमाणु और अणु बोलते थे। ये जो परमाणु है ना, ये जो परमाणु है बेटा, ये किसके लिए बोलते थे, एटम। आज के टाइम में आप इसको क्या बोलते हो, एटम। और एक वर्ड था अणु, ये हम लोग मॉलिक्यूल को बोलते हैं। ये हम लोग किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल। लेकिन ये इनिशियल डेज में था, हो सकता था ये इंडियन फिलोसफर थे, वो उतना वर्ल्ड वाइड पॉपुलर नहीं हो पाए, नहीं तो लोग आज अणु और परमाणु से ही जानते। लेकिन ये नाम इतना हिट नहीं हुआ, पेट नेम रह गया, और बाद में लोग इसको किससे जानते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, मैंने स्टार्टिंग कर दिया। फिर उन्होंने क्या कहा, जितने भी साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी मैटर थे वो कहीं ना कहीं किसी एक छोटे पार्टिकल से मिल बने होंगे। किससे मिलके बने होंगे, छोटे पार्टिकल से मिलके बने होंगे। उस छोटे पार्टिकल को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, पक्की बात। मैटर किसी न किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं और उस छोटे पार्टिकल को तुम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, और उसी को कनद ऋषि ने क्या नाम दिया था, परमाणु। हालांकि उनके नाम से बाकी साइंटिस्ट सहमत नहीं थे, एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन एक बात थी जो एग्री कर रहे थे कि जिससे बना मिला वो सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है, बोलो हाँ ना। और इसी चीज को लेकर के एक लोग काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए जिनको बोलते हैं जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने ही अपनी एक थ्योरी दी और उसी में बताया कि उस छोटे पार्टिकल को, जिसको कनद ऋषि ने परमाणु कहा था, उन्होंने उसका क्या नाम दिया, एटम। बोलो हाँ ना। फिर यही आती है कि जॉन डाल्टन फर्स्ट डेवलप द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कि मैटर किससे बना हुआ है, और लेटर ऑन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और उस छोटे पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया था, बस साइंस को थोड़ा सा ये डिवाइड करने के चक्कर में हम यहाँ से कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं कि ये कहानी एटम आए कैसे। एटम से पहले हम लोग मैटर को पंचतत्व देखा था, फिर उन्होंने नाम क्या दिया, परमाणु, फिर डाल्टन्स ने क्या नाम दिया, एटम। फिर डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसकी 2-3 बातें थी।
पहले एक तो लोग शुरू से एग्री कर रहे थे कि मैटर जिनसे बना हुआ है उस छोटे पार्टिकल को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो डाल्टन की थ्योरी इस बात को भी फॉलो कर रही थी, इनडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम। डाल्टन की पहली थ्योरी इस बात भी मैटर कर रही थी, किस पे, इनडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम, कि वो जो छोटा पार्टिकल है उसको तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो और उसको क्या बोलते हैं, एटम। क्या मेरी बात कर रहे हो? अगर कोई मैटर किसी एटम से बना हुआ है, समझो कि तुम्हारे हाथ में, समझो मेटल कोई रॉड है, ध्यान से देखो, तो उस मेटल रॉड में सारे के सारे एटम किसके होंगे, आयरन के होंगे। तो अगर कोई मैटर बना भी होगा तो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होगा, पक्की बात। और उसकी शेप, साइज एंड प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। समझो अगर ये मेटल रॉड होता, आयरन रॉड है, स्टील रॉड है, तो ये किससे बना होगा, Fe एटम से बना होगा, बोलो भाई ना। और इसमें जितने भी Fe एटम होंगे वो सेम प्रॉपर्टी के होंगे, सेम साइज के होंगे, पहली बात। तो पहला डाल्टन की तो थ्योरी क्या कहती थी, जो किसके लिए आई डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी, कि मैटर किससे बना हुआ है, कंपोजिशन ऑफ मैटर के लिए डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी आई। तो डाल्टन ने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल इंडिविजुअलिटी पार्टिकल, जिसको क्या बोलते हैं, एटम। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू मास, शेप एंड साइज। अगर किसी मैटर में तुम देखोगे, जैसे आयरन स्टील रॉड लिया, आयरन रॉड लिया, तो उसमें सारे आयरन के जो एटम होंगे उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उसका मास, शेप, साइज, वॉल्यूम सब क्या होगा, सेम होगा। तीसरा उन्होंने क्या कहा, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एक ये जो पॉइंट उन्होंने कह दिया ना, यही चीज डाल्टन को बाद में ले भी दूंगा, कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बाय एनी केमिकल प्रोसेस। लेकिन तुम आज के टाइम में जानते हो कि कई सारे जो एटम है वो मैनमेड है, एटम को बनाए जा भी सकते हैं। डाल्टन की पहली बात किससे सेटिस्फाइड कर रही थी, इंडिविजुअलिटी ऑफ एन एटम, की एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, सबसे स्मॉल पार्टिकल है। लेकिन आज के टाइम में तुम जानते हो कि एटम खुद फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, उस फंडामेंटल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तुम जितना आसानी से मेरे साथ सुर में सुर मिला के कह रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लोगों को सालों लग गए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर करने में, लेकिन उस टाइम में लोगों को यही पता था। तीसरी बात डाल्टन ने क्या कहते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। जैसे मान लो तुम एक एलिमेंट लेते हो कॉपर का, और तुम एक मेटल ले लेते हो गोल्ड का, तो ये जो मैटर है कॉपर का, इसमें किसके एटम होंगे, कॉपर के एटम होंगे। और ये जो गोल्ड के एटम होंगे, इसमें किसके एटम होंगे, गोल्ड, जिसका सिंबल Au होता है, लैटिन नेम इसका ऑरम होता है। अब इस गोल्ड के मैटर में, ये गोल्ड मेटल के पीस में जितने भी गोल्ड के एटम होंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब उसका शेप, साइज, वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ये कॉपर के मैटर पीस में जो कॉपर के जितने भी एटम होंगे सबका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन चूंकि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, चूंकि ये दोनों अलग अलग मैटर है, तो इनके कंपोजिशन ऑफ एटम भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या कॉपर और गोल्ड एक जैसा होगा, क्या नहीं। लेकिन यही बात लोगों ने समझाया और डाल्टन की दुनिया काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी काफ़ी पॉपुलर हो गई थी ग्लोबली, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि मैटर बना किससे है। और उन्होंने लोगों को एक सही डायरेक्शन दिखाया कि मैटर एटम से बना हुआ है, एटम छोटा पार्टिकल होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। एक एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम होंगे और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। एटम को न तो बनाया जा सकता है, न तो तोड़ा जा सकता है। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। फिर हम लोग आते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन पे। लेकिन हुआ क्या था, थोड़ा सुन लो, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि अब ऐसा थोड़ी है कि साइंस डिस्कवर हुआ तो अकेले केमिस्ट्री डिस्कवर हुआ, बायो में भी डिस्कवर हुआ होगा, फिजिक्स में भी डिस्कवर हुआ। तो लोगों को चार्ज पता चल गया, लोगों को क्या पता चल गया, चार्ज। और जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो गई ना, तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो लोगों को चार्ज के बारे में पता चला। जब लोगों को चार्ज के बारे में पता तो लोग चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे के पीछे लग गए कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। तो फिर पता चला कि चार्ज इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और, तो लोग उस चार्ज के पीछे लगे। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड और एनोड रे से, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखते हैं, लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पता चल गया।
फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता चला तो लोग उसके पीछे लग गए, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो पता चला ये किसी एटम में प्रेजेंट होते हैं। डाल्टन्स ने क्या कहा, एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम में होते हैं, मतलब एटम खुद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है। और जैसे ही डिस्कवरी ऑफ चार्ज हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए, डाल्टन की दुनिया ही खत्म हो गई। बोलो हाँ ना। लेकिन इस डिस्कवर में बेटा सालों लग गए थे। ऐसा नहीं जितना मैं तुमको कहानी सुना यार तुम हाँ बोल दिए हो गया, लेकिन डाल्टन काफ़ी सालों तक राज करते रहे और काफ़ी सालों तक पूजनीय थे डाल्टन। खैर अभी भी है क्योंकि लोगों को एक डायरेक्शन दिया। फिर आते हैं कि हम लोग जो मैटर था उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। जो मैटर था उसको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और मैटर दो टाइप के होते हैं, एक को बोलता हूँ प्योर और दूसरों को बोलता हूँ इम्प्योर, या इसी को केमिस्ट्री में नाम देते हैं मिक्सचर। इसको केमिस्ट्री में क्या नाम देते हैं, मिक्सचर। ध्यान से देना कि प्योर और इम्प्योर क्या है। अब मैं तुमको तो बोलता हूँ बेटा थोड़ा पानी बोतल दे, 1 मिनट। कि मान लो ये पानी बोतल है, इसमें तुमने 2 स्पून शुगर डाल दिया, जिसको शरबत बोलते हैं ना, अरे चीनी पानी का शरबत समझो। समझो इसका भी एक पानी बोतल है, इसने भी दोनों 2 स्पून इसमें चीनी डाला, तो ये हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से अमाउंट ऑफ चीनी चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बोलो है ना। पहले ध्यान से समझना मैं तुमको क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैसा दो कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस जिसका कंपोजिशन तुम अपनी इच्छा के हिसाब से चेंज कर सकते हो, तो क्या वो कोई स्टैंडर्ड सिरप हुआ क्या, नहीं। लेकिन जितने भी मेडिसिन आती है, लिक्विड मेडिसिन, सिरप वगैरह भी, तो उस पर हमेशा मेडिसिन का कंपोजिशन क्या होता है, सेम। उस पर हमेशा मेडिसिन का कंपोजिशन क्या होता है, जितने भी कंपोजिशन उस मेडिसिन होते हैं क्या होते हैं, सेम होते हैं। बोलो ना हाँ या ना। तो क्या तुम उसको चेंज कर सकते क्या, नहीं। तो जिसका एक स्टैंडर्ड कंपोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्योर। ऐसा नहीं है कि चीनी पानी को मैं इम्प्योर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब तुम पीने के लायक नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट वाटर में शुगर का जो अमाउंट है वो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तुम इसको चेंज कर सकते हो, इसलिए इसको क्या बोला, इम्प्योर। बोलो ना हाँ या ना। पक्की बात समझ में आ रहे हैं। तो जितने भी मैटर थे उसको मैंने 2 कैटेगरी में डाला, एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, दूसरे को बोलते हैं इम्प्योर मतलब मिक्सचर। अब प्योर में 2 टाइप के हुए, पहले ध्यान से समझना। एक को मैंने लिया एलिमेंट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में लिया, एलिमेंट, और दूसरे को लिया कंपाउंड के फॉर्म में। पहले 1 बाय 1 समझते हैं फिर डिफरेंस समझना। समझो मैं कोई एक एलिमेंट के फॉर्म में लिया, समझो मैंने आयरन रॉड ले लिया, क्या लिया, बोलो हाँ ना। या जैसे मैंने चारकोल ले लिया, सुदर्शन क्या कर रहे हो। जैसे मैंने समझो ये चारकोल ले लिया, कार्बन पाउडर या कार्बन ब्लैक, ये भी हो सकता है ना। ये जो तुमको दिख रहा है ये कार्बन है, कार्बन मतलब कोयला समझ लो ना, कोल देखा होगा ना, वो भी कार्बन है। बोलो ना हाँ या ना। तुम डायमंड देखते हो वो भी कार्बन ही है, वो भी कार्बन का एक फॉर्म ही, आगे जाके देखेंगे येलो ड्रॉप्स बोलेंगे। तो इस कार्बन चारकोल में, बोलो है ना, किसके एटम होंगे, सिर्फ कार्बन के एटम होंगे। किसके एटम होंगे, कार्बन के। अगर कोई एलिमेंट सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, किसके टाइप से बना होगा, एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसी को, एलिमेंट। अब जैसे समझो मैंने कोई आयरन रॉड लिया, तो इसमें किसके एटम होंगे, किसके एटम होंगे, Fe के। बोलो है ना। तो अगर कोई वैसा एलिमेंट जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होंगे, उसी को क्या बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। बोलो हाँ या ना। अब मैं तुमसे कहता हूँ एक गैस के फॉर्म में, अगर मैं समझो ये H2 गैस ले लिया, H2 गैस सुना होगा ना, हाइड्रोजन गैस, बताओ इसमें किसके एटम होंगे, तुम कहोगे सिर्फ हाइड्रोजन की। बोलो हाँ या ना। अगर मैं समझो O2 गैस ले लिया, ऑक्सीजन गैस, बोलो हाँ या ना। देखा है ऑक्सीजन गैस, नहीं महसूस किया होगा, तुम अभी इंस्पायर सांस ले रहे हो ना, ऑक्सीजन ही ले रहे हो। बोलो हाँ या ना। अरे इस गैस में ज़्यादा कंपोजिशन किसका, परसेंटेज ऑक्सीजन का ही है ना। हाँ, इसमें किसके एटम होंगे,
और ये जो H2 में किसके एटम होंगे? हाइड्रोजन। ये एक ही टाइप से मिलके बना होगा। अब ध्यान से देखता हूं, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट? एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। अब चलो मैं तुमको यहीं पे फंसा देता हूं, फंसाने का मतलब मैं क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता हूं। अब इस केस में अगर ये कार्बन एटम है, जैसे मैंने चारकोल कार्बन बोला, कार्बन को ही चारकोल बोल सकते हो, मैं लिख देता हूं। चारकोल वगैरह आजकल इसका यूज फेस मास्क वगैरह, फेशियल वगैरह में भी करते हैं। पोल्यूटेंट पार्टिकल को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये चारकोल में सिर्फ कार्बन के एटम होंगे। अगर समझो ये स्टील रॉड है तो इसमें किसके एटम होंगे? स्टील के एटम नहीं होंगे, आयरन के एटम होंगे। अगर समझो ये मेरे हाथ में सोने की छड़ी है तो किसके एटम होंगे? गोल्ड के एटम होंगे। अगर मैं कहता हूँ ये सिल्वर स्टिक है तो किसके एटम होंगे? बोलो ना, हाँ या ना। क्या सिल्वर के दो एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे क्या? स्वतः सोचो, नहीं बनाएंगे। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे H2 गैस बोलता हूँ तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं। बोलो हाँ या ना। तो ये H2 एलिमेंट हुआ या मॉलिक्यूल हो गया? मॉलिक्यूल हुआ। ध्यान से देना, कभी भी एलिमेंटल फॉर्म में जो एटम होते हैं ना, वो आपस में कोवेलेंटली या आयनिक बॉन्डेड नहीं होते हैं। बोलो है ना। तुम एक साथ कई सारे एटम को आपस में ग्रुप कर दो, वो क्या बनाएंगे? एलिमेंट। बोलो हाँ या ना। लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल में कुछ पार्टिकुलर एटम डिपेंडिंग अपॉन देयर वैलेंसी आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो मैं बोलता हूं यहाँ पे H2 गैस, तो H2 गैस एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है, क्योंकि दो ही एटम होगा। जैसे मान लो कि इस आयरन रॉड में Fe के कई सारे एटम होंगे। बता कितने एटम होंगे? 3 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे? वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा एलिमेंट ले तो उसमें उतना बड़ा एटम होंगे। लेकिन तुम समझो 1 लीटर का ऑक्सीजन गैस ले लिया, तो उसमें होंगे क्या कि सारे ऑक्सीजन के एटम होंगे? नहीं, ऑक्सीजन के क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। ध्यान से समझना, इसमें O2 के क्या होंगे? तो इसमें कई सारे तुमको O2 मॉलिक्यूल होंगे। एलिमेंट में हमेशा जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम होते हैं ना, वो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। बोलो ना हाँ या ना। एलिमेंट में हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल किस फॉर्म में होते हैं? एटॉमिक फॉर्म में। इसलिए जब ये कार्बन दिखा होगा तो तुमको CC दिखाया गया होगा कि बेटा आंख खोल के देख ये कार्बन है। बोलो हाँ कि ना। वो बॉन्डेड फॉर्म में नहीं है। और एलिमेंट हमेशा एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। कलेक्शन ऑफ एटॉमिक फॉर्म ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा बात आती है मॉलिक्यूल या कंपाउंड। मॉलिक्यूल या, मैं दोनों को एक ऑब्लिक करके लिख देता हूं। यहीं पे मैं लिखता हूं मॉलिक्यूल। चलो मॉलिक्यूल लिखा ही हुआ है। अब ध्यान से देखना, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिल जाए, जैसे ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन, दोनों आपस में मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? H2। बोलो हाँ या ना। ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये एक क्लोरीन एटम है, ये दोनों आपस में मिल जाए तो क्या बनेगा? HCl। तो क्या बनेगा? तुम्हें समझ में आ रहा है? HCl मॉलिक्यूल। बोलो भाई ना। एक और एग्जांपल ले लो। समझो एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में मिल जाए तो क्या मिलेगा? H2O। बोलो है ना। यहाँ पे भी दो एटम आपस में मिक्स हो रहे हैं, ग्रुप ऑफ एटम, इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। बोलो है ना। अब जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, ध्यान से समझना मेरी बात, तो वो सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी एटम हो सकते हैं। बोलना है ना, पक्की बात।
अब जैसे H2 बना तो कितने हाइड्रोजन मिलके बना है? 2। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी मन मर्जी चलेगी कि 3 हाइड्रोजन से H3 मॉलिक्यूल बना दे। बोलो भाई ना। लेकिन यहाँ पे कितने भी एटम हो सकते थे, जितना बड़ा एलिमेंट का साइज उतने बड़े एटम होते हैं। अब इस केस में कभी भी हाइड्रोजन होंगे, तुम कितना भी हाइड्रोजन ले सकते हो, लेकिन हमेशा वो किस फॉर्म में होगा? H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से मिल जाए तो क्या मिलेगा? HCl मॉलिक्यूल मिलेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल जाए तो क्या मिलेगा? H2O मॉलिक्यूल मिलेगा। बोलो हाँ या ना। तो हम बोलते भी हैं कि when 2 and more than 2 atom combine to form a molecule, और जब मॉलिक्यूल को तुम तोड़ोगे तो वापस से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट मिल जाएंगे, एटम मिल जाएंगे। बोलो हाँ या ना। जब मॉलिक्यूल को वापस से ब्रेक करोगे, ध्यान से समझना, जब आप मॉलिक्यूल को क्या करोगे, जब मॉलिक्यूल को आप वापस से क्या करोगे? ब्रेक करोगे, तो आपको क्या मिलने चाहिए? बोलो हाँ ना। लेकिन कंपाउंड जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? when 2 and more than 2 small atom और molecule combine to form a compound, और कंपाउंड को जब आप ब्रेक करोगे तो उसके हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम नहीं मिलते हैं, हमेशा क्या मिलते हैं? मॉलिक्यूल मिलते हैं। ध्यान से तुमको समझाता हूं मैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं तुमको समझाता हूं। तुम H2O को तोड़ो, ब्रेक मतलब हीट, मतलब समझना, ब्रेक कर रहे हैं, तो तुमको क्या मिल जाता है? H2NO2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलते हैं। बोलो भाई ना। लेकिन तुम कभी जीवन में ऐसा किसी बुक में नहीं देखे होंगे कि तुम CO2 को ब्रेक करोगे तो तुमको कार्बन एंड ऑक्सीजन मिल जाए। ये ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी तुम CO2 को ब्रेक करते हो ना बेटा, तो ये टूटता है CO में एंड O2 में। तो क्या CO2 को तोड़ने पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम कार्बन ऑक्सीजन मिल रहा है क्या? नहीं। तो CO2 मॉलिक्यूल हुआ या कंपाउंड हुआ? कहना आज से कंपाउंड हुआ। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम में दे दे वो मॉलिक्यूल होता है, और जिसके तोड़ने से कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम ना मिले वो क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। तुम्हारे बच्चे के मन में क्या होता है, मैं तुमको वो भी समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई छोटा पार्टिकल है, बच्चा मॉलिक्यूल और कंपाउंड कैसा जानता है मैं बताता हूं। अगर मैं तुमको दे दूं CaCO3, तुमको दिखा बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तो बच्चा बोल देता है सर ये कंपाउंड है। बच्चे को मैं दे दूं बेटा H2, देखा छोटा सा है, तो बच्चा इसको क्या बोलता है? अगर मैं बोल देता हूं बेटा H2O, तो बच्चा बोलता है, बच्चा क्या बोलेगा? सर ये मॉलिक्यूल है। अगर मैं वही बच्चे से बोल दूं बेटा CO2, तो बच्चा इमोशन में आके क्या बोलता है? मॉलिक्यूल से। तुम अपने आसपास कभी किसी दोस्त से ही पूछना, बच्चा समझता है कोई बड़ा वाला मिल जाए ना तो वो कंपाउंड होगा। जैसे H2SO4, हर टीचर धड़ से बोल देगा ये कंपाउंड है। लेकिन याद रखना, मॉलिक्यूल और कंपाउंड को हम किसके बेसिस पे अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आफ्टर डिकम्पोजिशन अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट मिल जाए तो वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। कंपाउंड हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट में नहीं टूटते हैं, हमेशा वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूटते हैं। समझ में आया मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस? अगर तुम इसको तोड़ोगे भी ना तो ये तुमको क्या देगा? CaO प्लस क्या देगा? CO2। मॉलिक्यूल ब्रेक करने पे हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट दे देते हैं, लेकिन कंपाउंड कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं देते। यही मॉलिक्यूल और कंपाउंड का डिफरेंस भी है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं यही कह रहा था कि ये भी H2O बनाना H2O। अब ऐसा हो सकता है कि तुम एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन लेकर के वाटर बना दोगे? नहीं, क्योंकि जब भी अगर वाटर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट ही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन हमेशा इनका प्रोपोर्शन क्या है? फिक्स है। बोलो हाँ ना। इसलिए इसको बोलते हैं प्योर। लेकिन जब तुम ये चीनी पानी शरबत बनाए ना तो ये प्योर होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम खुद इसके कंपोजिशन को चेंज कर सकते हो। तो केमिस्ट्री का इम्प्योर का मतलब ये हो गया। इम्प्योर का मतलब वो मत समझना कि अरे ये पीने लायक नहीं है। इम्प्योरिटी का मतलब ये हुआ कि इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं हो। जिसका कंपोजिशन फिक्स हो बेटा उसको क्या बोलेंगे? प्योर। और जिसका कंपोजिशन फिक्स नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? इम्प्योर। क्या मेरी बात समझ में आ रही तुमको? समझ में आया?
फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब मैटर समझ में आ गया। अब मैटर क्या क्या हो सकता है अगर मैं तुमसे केमिस्ट्री में पूछूं तो व्हाट इज मैटर? कोई भी चीज मैटर हो सकता है। अभी तो देखा ना, जिसका कुछ स्पेस हो, कुछ मास हो, कुछ वॉल्यूम हो, वो क्या हो सकता है? मैटर। जिसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, मैटर। लेकिन मैटर किससे बना के होगा? एटम्स। वही हमने देखा। तो मैटर किससे मिलके बना होगा? एटम। और एटम किस किस फॉर्म में हो सकता है? मतलब मैटर देखो किस किस फॉर्म में हो सकता है। या इधर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट हो सकता है, या खुद एटम के फॉर्म में हो सकता है, या मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकता है, या तो कंपाउंड के फॉर्म में हो सकता है। और अगर देखोगे तो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल जिससे एटम बनना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कुछ भी हो सकता है। बोलो हाँ ना। तो हम लोग मैटर के अगर फॉर्म को पढ़ने जाएगा, अब यहाँ पे पेन रिमोट तो नहीं ले सकते ना, अरे केले संतरे बनाना तो नहीं ले सकते ना। समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री में तो साइंस में एक लिमिटेशन है, इन चीज को पढ़ेंगे। तो मैटर के किस किस फॉर्म को पढ़ेंगे? आइदर इन द फॉर्म ऑफ, बोलो, एटम। दूसरा क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। या किस फॉर्म में पढ़ सकते हैं? कंपाउंड पढ़ सकते हैं। आइदर क्या पढ़ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। आइदर किस फॉर्म में पढ़ सकते हैं? प्रोटॉन पी के फॉर्म। आइदर किस फॉर्म में पढ़ सकते हैं? न्यूट्रॉन। और इन तीनों को मैं अभी से बोलता हूं, क्योंकि एटम्स के भी छोटे पार्टिकल होते हैं, क्योंकि एटम खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। इसलिए इन तीनों को अगर मैं बोले तो बोलूंगा दिस इज फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। समझ में आया? तो फिर बात आती है कि सर आपने हेडिंग डाला आज की क्लास का कि हम लोग पढ़ना इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट ही है। पढ़ना इस चैप्टर में क्या है? मोल कॉन्सेप्ट ही है। ऑलरेडी हेडिंग डाला। तो फिर बात आती है कि मोल है क्या? मोल समझ में आएगा तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ये मैं हेडिंग डाल करके छोड़ता हूँ, व्हाट इज मोल। जो अगले क्लास में हम अपने लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। यहाँ पे हमने देखा कि ये सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, जो अपना टॉपिक का नाम था, ये स्टार्ट ही होता है कहाँ से? मैटर से। और हमने मैटर की जुड़ी कहानी को देखा कि मैटर किसकी फॉर्म में हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया एलिमेंट क्या होता है, फिर एलिमेंट में आपको एटम बताया, फिर मॉलिक्यूल बताया, फिर क्या बताया? कंपाउंड। ये सब प्योर फॉर्म है। एलिमेंट तो आइसोलेटेड एटम के फॉर्म में ही होगा, मॉलिक्यूल और कंपाउंड मिक्स कंपोजिशन के फॉर्म में होगा। बोलो हाँ ना। लेकिन इम्प्योर की बात करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और फिर मिक्सचर का क्लासिफिकेशन करोगे तो मिक्सचर भी 3 टाइप का होता है, एक ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन एंड तीसरा सस्पेंशन, जो हम लोग क्लास 12 में आकर के देखते हैं। उसमें भी आपको बताता हूँ मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं। उसमें भी देखोगे तो एक होमोजीनियस होगा, दूसरा क्या बेटा? हेट्रोजीनियस। और फिर वैसे भी एग्जाम्पल बात देखोगे तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलॉइडल होता है एंड सस्पेंशन होता है। वो हम लोग बाद में देखेंगे क्या होमोजीनियस क्या हेट्रोजीनियस। स्टार्टिंग हम लोग अगली क्लास में कहाँ से करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? आज के लिए बेटा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। थैंक यू।